को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अभी समय है पढ़ाई करने का मेरे दोस्त, पढ़ाई कर लो, क्योंकि टूटा हुआ वादा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी भी वापस लौट के नहीं आता। जय हिंद मेरे दोस्त, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। आज से आप लोगों को मैथमेटिक्स का रेगुलर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा, और वो भी चैप्टर 1 से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में संपूर्ण बातें आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आपको हम पूरे 0 to एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त। तो बने रहिए वीडियो के आगे, जहां पर आपके सामने में बेहतरीन से बेहतरीन और शानदार से शानदार कॉन्सेप्ट का खजाना जो है आपके सामने में आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले वास्तविक संख्या, जो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखिए, ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या न हो, और वीडियो को पूरा फोकस के साथ देखने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। तो आपको हेडिंग में लगा लेना है वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से आप हेडिंग में लगाइए वास्तविक संख्या। आपको हेडिंग में लगा लेना है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत संख्या के बारे में जानकारी रखना है। तो संख्या के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। संख्या में सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या को समझने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के संख्याओं का समूह समझना होगा, तभी जाकर के आप वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या बताने वाला हूं। तो आपको हेडिंग में लगा लेना है प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मेरे दोस्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चाहे तैयारी कर रहे हो, या आप क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, सभी क्लास के लिए जो है यह वीडियो इंपोर्टेंट और रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए मेरे भाई। सबसे पहले समझना है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। मेरे दोस्त, आपको समझ करके रखना है कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें तो यहां पर लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहां पर कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम सिस्टम वे में, सिंपल वे में यह जो है एकदम शानदार और जबरदस्त आपके लिए, इससे अच्छा डिफिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे छोटा कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करें, जैसे क्या क्या हो सकता है प्राकृत संख्या के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही सब तो गिनती है मेरे दोस्त। 1 2 3 4 5 यही ऐसे ही जो है अनंत तक जा सकता है, यानी कि इन्फिनाइट तक जा सकता है। लेकिन परीक्षा में अभी तक कभी भी पूछा नहीं गया है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या आपको डायरेक्ट नहीं कभी पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। आपको प्रश्न जो है उलट पुलट करके, घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है यहाँ पर 1। आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता है अनंत यानी कि इन्फिनाइट। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। तो स्टार पॉइंट में, एरो मार्क में लिखना है आपको कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1 मेरे दोस्त। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता है यहाँ पर अनंत।
तो परीक्षा में यही प्रश्न सब पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आपको बोलना है 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, तो गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब मेरे भाई कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। जैसे आपको पूछ देगा कि 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो ऐसा नहीं आप मूर्ख चपाट जैसे लगिएगा वहां पर ये 1 से लेकर के 100 तक जोड़ना। आपको ऐसा ट्रिक शानदार आपके सामने में हम अभी बताने वाला हूं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप यूं चुटकियों में जो है निकाल सकते हैं 1 से लेकर के 1000 तक हो, 2000 तक हो, लाखों करोड़ों तक हो प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार n तक के प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग, संख्या का योग, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है मेरे दोस्त, तो n इंटू में n+1 और बट्टे में हो जाता है 2। जहां n बराबर क्या होता है, तो n बराबर आपको याद रखना है, जहां n इक्वल टू में प्राकृत संख्या है, n इक्वल टू में क्या होगा मेरे दोस्त, तो प्राकृत संख्या हो जाएगा यहां पर, यानी कि संख्या है। तो आपको पूछा जाएगा कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तो आपको याद रखना है n इंटू में n+1/2। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये समझने पर ध्यान दीजिए आप। प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। प्रश्न पूछेगा आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि लगातार 50 तक के प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। लगातार 50 तक के प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। तो प्रश्न आपके समक्ष जो है इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि लगातार 50 तक के प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को आप बनाइएगा कैसे कि यूं चुटकियों में जो है इसका सॉल्यूशन हो जाए। तो मेरे दोस्त आपको यहां पर लिखना है सॉल्व। अब देखिए यहां पर n बराबर आपके सामने में जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, n बराबर दिया 50। फॉर्मूला क्या होता है, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग, तो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त n इंटू में n+1 और बट्टे में होता है यहाँ पर 50। मेरे भाई यहाँ पर n का मान दिया है 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और n के जगह पर पुनः लिखेंगे 50 प्लस में 1 और बट्टे में दिया है यहाँ पर 50 नहीं सॉरी, यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 2, तो यहाँ पर देंगे 2। अब 2 से 50 को कटा दीजिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 25 मरतबा कट जाएगा, तो लिखेंगे 25 और 50 में जब 1 जोड़िएगा तो गुना में हो जाएगा 51। और जब 25 को 51 से गुना कीजिएगा मेरे दोस्त तो 25 से कम 25 यानी बच गया हासिल में 2, 25 बचे होता है 125 और 125 में जब 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 127। यानी मेरे दोस्त यहाँ पर इसका रिजल्ट जो निकल चुका है 1275। तो इसी तरह से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप यूं चुटकियों में जो है 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हजारे तक ज्ञात कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जहां तक चाहे आप वहां तक जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो प्राकृतिक संख्या में आपको याद रखना है कि गिनती की संख्या को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। मेरे दोस्त सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो अनंत यानी कि इनफिनाइट होता है। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू में n+1 और बट्टे में हो जाता है 2, जहां पर n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक जा सकता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, लगातार 50 तक के प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए, या 100 तक के या 1000 तक के, कहीं भी कहे, आपको यही कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व कर लेना है और रिजल्ट जो है निकाल लेना है। तो प्राकृतिक संख्या में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले आपको। अब प्राकृत संख्या के बाद आपको समझ करके रखना है पूर्ण संख्या के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो अब आपको हेडिंग में लगा लेना है पूर्ण संख्या। मेरे दोस्त अब हेडिंग में लगाइए पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, यानी कि WHOLE होल नंबर।
होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के बाद आपको पूर्ण संख्या समझ करके रखना है, जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर। मेरे भाई इसको समझ करके आपको 100% रखना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। प्राकृतिक संख्याओं में जो है शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तब वह जो है पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी शून्य से शुरू होने वाले संख्या को जो है हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर दीजिएगा तो जो संख्या आपको प्राप्त होगा उस संख्या को कहेंगे मेरे दोस्त पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इसका शानदार डिफिनेशन हम प्राप्त कर सकते हैं एकदम जबरदस्त तरीका से, सिंपल वे में, कि शून्य से शुरू होने वाले संख्या को शून्य से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाले संख्या को मेरे दोस्त पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन आपको परीक्षा में यह भी नहीं पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको है, अभी तक पूछा ही नहीं गया है। प्रश्न कैसे पूछेगा ये देखिए मेरे दोस्त। जैसे अगर बात करें हम पूर्ण संख्या होता क्या है, जैसे प्राकृतिक संख्या में हम लोग पढ़े थे 1 2 3 4 ऐसे ही करके अनंत तक गए थे। इसी में अगर हम जीरो को शामिल कर दे तो यही बन जाता है पूर्ण संख्या मेरे दोस्त। यानी कि शून्य से अगर हम संख्याओं का शुरुआत करेंगे तो वही होता है पूर्ण संख्या। देखिए, तो शून्य से शुरू होने वाले संख्या को ही हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। लेकिन परीक्षा में यह तो नहीं पूछेगा, आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपको बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपको बताना है अनंत। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है 0। उसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर बात करें, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होता है अनंत, यानी कि इनफिनाइट। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है, यानी कि इनफिनाइट होता है मेरे दोस्त। उसके बाद यहां पर भी आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है वही कॉन्सेप्ट कि लगातार अंत तक के पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो वही जो प्राकृतिक संख्या का योग होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 शामिल हुआ था, तो 0 को जोड़िएगा चाहे घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही फॉर्मूला यहां पर भी लगा दीजिएगा। लेकिन एग्जाम में जो है आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच जो है संयोजन पूछता है, यानी इन दोनों के बीच क्या मेल मिलाव है, तो उस मेल मिलाव को कभी कभी जो है आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए पूछ दिया जाता है। देखिए, कभी कभी आपको परीक्षा में उलझाने के लिए, आपको चकमा देने के लिए इस दोनों के बीच कॉम्बिनेशन क्या है, उस कॉम्बिनेशन को जो है पूछ दिया जाता है। देखिए, आपको कॉम्बिनेशन क्या समझ करके रखना है। मैंने आपको सबसे पहले बताया प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या मेरे दोस्त। पूर्ण संख्या इसी प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को शामिल कर दे तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या। अब देखिए, पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं होते हैं, तो देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर के अनंत तक, सबका सब प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या के परिवार में सम्मिलित है। लेकिन पूछा जाएगा कि जितना भी पूर्ण संख्या है क्या प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है क्या प्राकृतिक संख्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 तो गायब है, तो जितना भी पूर्ण संख्या वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। यह कॉम्बिनेशन आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्या याद रखना है आपको कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें। जैसे आप पक्षियों को देखते होंगे, जितना भी तोता है सब तोता पक्षी होते हैं, लेकिन सभी पक्षी तो तोते नहीं होते हैं। यानी कि सभी तोते पक्षी होते हैं किंतु सभी पक्षी तोते नहीं होते हैं। उसी तरह से जो है यहाँ पर जितना भी प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। जैसे हम एक चोर का एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करें।
देखिए, जितना भी चोर है सभी चोर जो है आदमी होते हैं, लेकिन सभी आदमी चोर नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जितना भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। जैसे सभी चोर आदमी होते हैं लेकिन सभी आदमी चोर नहीं होते हैं, वैसे ही सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यह आपको याद करके रखना है। तो इसको लिख लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, किंतु किंतु मेरे दोस्त सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, प्राकृत संख्या नहीं होते हैं मेरे दोस्त। यह कॉम्बिनेशन जो है आपको याद रखना है। इन दोनों के बीच यही मेल मिलाव को जो है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है और आप जो है यू मिस्टेक कर देते हैं वहां पर और कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो पूर्ण संख्या में आपको इतना प्रश्न पूछेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट याद करके रखना है, पूर्णांक संख्या। तो मेरे दोस्त हेडिंग में लगाइए पूर्णांक संख्या। अब आपको समझ करके रखना है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को मेरे दोस्त समझिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इंटीजर नंबर आखिरकार होता क्या है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और दूसरा आपको समझना है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब मेरे दोस्तों धनात्मक संख्या किसको कहेंगे, यानी कि पॉजिटिव पार्ट, यानी पॉजिटिव नंबर, यानी कि ओनली वन पॉजिटिव होना चाहिए। धनात्मक संख्या जहां पर निगेटिव साइन न लगा रहे, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ऐसे ही अनंत तक जा सकता है। ये सभी संख्याएं जो है यहाँ पर धनात्मक संख्या है। तो इन सभी संख्याओं को हम 1, 2 से लेकर के अनंत तक जाएंगे, इसको कहेंगे हम धनात्मक संख्या मेरे दोस्त। उसके बाद ऋणात्मक संख्या की अगर बात करें, कहीं पर मान लो कि -5 लिखा है, -4 लिखा है, -3 लिखा हुआ है, -2 लिखा है, -1 लिखा है, ऐसे ही अनंत तक जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त ऋणात्मक संख्या। तो ये सभी जो है यहाँ पर ऋणात्मक संख्या हो गया। तो ऋणात्मक संख्या इसको हम कहेंगे और उसको कहेंगे धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का जो समूह होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त। तो पूर्णांक संख्या का अगर डिफिनेशन की बात करें तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं और वहां पर शून्य को भी शामिल किया जाता है। तो चलिए परिभाषा को एकदम सिस्टमैटिकली, एकदम शानदार व जबरदस्त तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रटना जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में जब भी आप लोग पढ़िएगा तो सोच समझ करके पढ़िए, समझ करके पढ़िए, लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम लिख लिख करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको 100% समझ में आए और आपको किसी प्रकार का समस्या न हो। इसीलिए भले वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको 100% आज के इस वीडियो में हम जितना भी प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.4 तक जितना भी कॉन्सेप्ट हो सके आज के वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिए। तो पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो यहां पर आपको लिखना है कि ऋणात्मक व धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को, या डायरेक्ट लिख देते हैं समूह को
पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या को जो है समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर लिखा क्या है, तो लिखा हुआ है ऋणात्मक व धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखे कि मान लीजिए कि माइनस में, सबसे पहले माइनस में इन्फिनाइट से शुरू होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि -5 है, माइनस में 4 है, माइनस में 3 लिखा है, माइनस में 2, माइनस में 1, और इसके बाद आ जाएगा 0, 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा। तो प्रश्न थोड़ी ना आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, व्हाट इज इंटीजर नंबर। कभी नहीं पूछा जाएगा कि इंटीजर नंबर होता क्या है। आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होता है माइनस में इन्फिनाइट, यानी कि माइनस में इन्फिनाइट यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो गया, और प्लस में इन्फिनाइट सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हो गया। यही बात आपको याद रखना है। बात क्या याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की अगर बात करें, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त बात करें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त इन्फिनाइट होता है। बस इन्फिनाइट में नेगेटिव साइन लगाइएगा तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो गया, उसी पूर्णांक में सबसे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, वह जो है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखिए कॉम्बिनेशन यहां पर पूछ दिया जाता है। जैसे मैंने आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच कॉम्बिनेशन बताए, उसी प्रकार से यहां पर भी कॉम्बिनेशन आपको पूछ दिया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए, जहां से प्रश्न जो है एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, आपको उलझा दिया जाता है, इस तरह उलझाया जाएगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि हम गलती कर चुके हैं, और आपसे गलतियां हो जाएगी, मजबूर हो जाएंगे आप गलतियां करने पर। इस तरह एग्जामिनर जो है प्रश्न को घुमा फिरा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स में जब भी कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिए तो चील का निगाह रखिए, एकदम चील का निगाह, ताकि किसी भी प्रकार का गलती आपसे ना हो। एक माइनस के मिस्टेक से जो है आपका पूरा सवाल बर्बाद हो सकता है। इसीलिए प्लस माइनस जोड़ घटाव सब कुछ पर जो है विशेष ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए इन दोनों के बीच क्या कॉम्बिनेशन है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्राकृत संख्या मेरे दोस्त, प्राकृत संख्या, तीनों के बीच कॉम्बिनेशन आपको बता देंगे अभी हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 ऐसे ही करके अनंत तक जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया कि 0 को इसी प्राकृतिक संख्या के परिवार में सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगा 0 1 2 3 4 ऐसे ही करके यह जो अनंत तक जाएगा। और तीसरा मैंने आपको बता दिया यहां पर पूर्णांक संख्या। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मैंने बताया मेरे दोस्त कि माइनस इन्फिनाइट से शुरू होगा। मान लीजिए यहां पर 2 है, माइनस में 1 है, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर 2, इसी प्रकार से अनंत तक जाएगा। तो देखिए यहां पर पसीना निकल करके आंख पर चला गया है, तो थोड़ा बहुत आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, यानी 1 2 3 से लेकर के अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्या जिसमें पूर्ण संख्या भी होता है, प्राकृतिक संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है, उसी को कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अब देखिए मेरे दोस्त, कहेगा आपकी क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। आपको पूछा क्या जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं होता है। तो देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, जितना आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो है वह पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर सबका सब प्राकृतिक संख्या
यहाँ पर पूर्णांक संख्या के परिवार में सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर एक भी सम्मिलित है, एक कहा हो गया, एक भी सम्मिलित है, दो भी, तीन भी, चार भी, अनंत तक जो है पूर्णांक संख्या के परिवार में जो है सम्मिलित है। तो मेरे दोस्त, तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है सबका सब प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक संख्या है। अब देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है सभी पूर्ण संख्या भी यहाँ पर पूर्णांक संख्या के परिवार में सम्मिलित है। 0, 1, 2, 3 अनंत तक, तो अनंत तक जो है सबका सब इसमें सम्मिलित है। तो जितना भी पूर्ण संख्या है वह भी पूर्णांक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या होते हैं। किंतु देखिए क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट है, ये नहीं है, ना तो पूर्ण संख्या में निगेटिव पार्ट है, ना तो पूर्णांक संख्या में निगेटिव पार्ट है। तो जितना भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण संख्या है और न ही प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या है और जितना भी प्राकृतिक संख्या है सबका सब यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। तो आपको क्या लिखना है कि सभी प्राकृत व पूर्ण संख्याएं, लिखना क्या है आपको, ध्यानपूर्वक समझिए। यहां पर आपको याद रखना है कि सभी प्राकृत व पूर्ण संख्या या संख्याएं लिख दीजिए। सभी प्राकृत व पूर्ण संख्याएं जो है, संख्याएं पूर्णांक संख्या होते हैं। सभी प्राकृत व पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या होते हैं। किंतु सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ये बात आपको इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन याद करके रखना है। कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है? देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगा माइनस में इन्फिनाइट। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो प्लस में इन्फिनाइट। ये बात आपको याद रखना है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो यस होता है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो यस होता है। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो नो। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होता है? तो यस नहीं, सॉरी, जितना भी पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो नो। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? नो। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? नो। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो नो। ऐसे उल्टा फुल्टा करके आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका प्रश्न जो यहाँ पर गलत हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक समझिए। तो पूर्णांक संख्या से रिलेटिव इतना प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट संख्या के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 संख्याओं के बारे में बता दिया। सबसे पहले आपको बताया हम प्राकृतिक संख्या के बारे में, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा पूर्णांक संख्या। अब हम बात करने वाले हैं सम संख्या के बारे में। तो मेरे दोस्त हेडिंग में लगा लीजिए आप सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। अब आपको जानना है सम संख्या के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर तो समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त कि आखिरकार सम संख्या यानी कि इवन नंबर होता क्या है। प्रत्येक संख्या के बारे में मैं आपको जो है पूरे डिटेल में बताता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या हो ही नहीं सकता है और एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे ना चूके, आप 100% जो है मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाए। इसीलिए इतना बेसिक से हम बता रहे हैं आपको, अरे हर एक संख्या के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। तो सम संख्या किसको होते हैं? सम संख्या मेरे दोस्त कहते किसको है? तो सम संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए मेरे दोस्त, उसको कहेंगे हम लोग सम संख्या। तो इसका डिफिनेशन अगर हम बताने का प्रयास करें तो आप लोग को लिखना है वैसा संख्या
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त सम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको क्या कहेंगे, तो सम संख्या कहेंगे, यानी कि इवन नंबर कहेंगे मेरे दोस्त। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर 2 हो सकता है, 2 से 4 भी विभाजित होगा, 3 भी, 6 भी होगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा, सॉरी, 2 4 6 8 10 ऐसे ही जो है अनंत तक जा सकता है। तो 2 2 ऐड करते चलिए, जितना भी आपको संख्याएं मिल रहा है सबका सब क्या होगा यहाँ पर सम संख्या। और सम संख्या की संख्या जो है यहाँ पर लिमिट नहीं है, सम संख्या भी जो है यहाँ पर अनंत है। तो प्रश्न आपको तो कभी भी पूछेगा नहीं कि सम संख्या किसे कहते हैं, भले ही हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं आपके समझने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, लेकिन प्रश्न आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या होता क्या है, यानी कि सबसे छोटी इवन नंबर होता क्या है। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेगा इसे कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो मेरे दोस्त अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या होता है यहाँ पर 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो 2 होता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर होता है अनंत, यानी कि सबसे बड़ी इवन नंबर यानी कि सम संख्या की अगर बात करें तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है। याद रखना है आपको, अपने दिल और दिमाग में शुद्ध रूप से ट्रांसफर करके रखना है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो 2 होगा, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा मेरे दोस्त। अब देखिए, कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि प्रथम n तक के सम संख्या का योग क्या होता है। एग्जाम में आपको कभी कभी पूछेगा कि प्रथम n तक के सम संख्या का योग क्या होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रथम n तक के सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, प्रथम n तक के सम संख्या का योग अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आपको याद रखना है n इंटू में n+1 होता है, बस। जैसे आपको पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे पूछेगा कि मान लीजिए कि प्रथम 10 तक के सम संख्याओं का योग आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए, तो आपको हम प्रश्न कैसे पूछेगा वो बना करके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम 10 तक के सम संख्या का, प्रथम 10 तक के सम संख्या का योग ज्ञात करें, प्रथम 10 तक के सम संख्या का योग ज्ञात करें, ऐसे आपके सामने में प्रश्न रहेगा। तो इस प्रश्न को आप बनाइएगा कैसे कि प्रथम 10 तक के सम संख्या का योग ज्ञात करें, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा। तो देखिए, जो 10 दिया हुआ है, या 10 जो है आपके समक्ष, या 10 जो होता है n का मान होता है। तो प्रश्न आपको ऐसे बनाना है, डायरेक्टली आपको लिखना है यहाँ पर सॉल्व, और n बराबर कितना दिया है यहाँ पर, तो 10 दिया है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, n इंटू में n+1, डायरेक्ट हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। अब देखिए n का मान कितना है यहाँ पर, तो 10, तो 10 लिखिए मेरे दोस्त। n का मान फिर कितना है, तो पुनः यहाँ पर 10 प्लस में 1। अब देखिए 10 और यहाँ पर पोस्ट हटाएंगे तो गुना, 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 दाइन का हो जाएगा यहाँ पर 110 मेरे दोस्त। ऐसे ही आपको जो है बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। एक और प्रश्न अगर आपको हम बताने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि प्रथम 100 तक के सम संख्या का योग ज्ञात करें, सम संख्या का योग ज्ञात करें। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 100 तक के सम संख्या का योग ज्ञात करें, तो कैसे निकालिएगा मेरे दोस्त, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। बस n के जगह पर आपको कितना डालना है, n बराबर है यहाँ पर 100। फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, n इंटू में n+1, बस यही फॉर्मूला होता है। बस जहां पर n है वहां पर बैठाइए 100, तो यहाँ पर 100 पुनः 100 और प्लस में 1 मेरे दोस्त। अब यहाँ पर लिखेंगे 100 और यहाँ पर गुना का साइन, कोष्ट जब ये हटाएंगे तो गुना का साइन, 100 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 101 और 101 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 101 और 00 लास्ट में बैठा दीजिए, यानी कि यहाँ पर 10,100 जो है इसका रिजल्ट शानदार तरीका से हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है आप
लाखों करोड़ों तक जो है सम संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो परीक्षा में आपको इससे बाहर सम संख्या से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, या मैं कहता हूं, मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अब जो है हम आपको बताने वाले हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, सम संख्या के बाद अब आपको समझ करके रखना है विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ओड नंबर। तो हेडिंग में लगाइए विषम संख्या। अब आपको समझ करके रखना है सम संख्या के बाद विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग ओड नंबर। भले ही वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट हम समझा करके छोड़ेंगे। ओड नंबर। अब देखिए मेरे दोस्त, ओड नंबर के बारे में समझिए, यानी कि विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसको कहते थे? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता था उसको सम संख्या कहेंगे। लेकिन ओड नंबर यानी कि विषम संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। तो यहां पर लिखेंगे इसका शानदार डेफिनेशन। अगर हम बात करें तो वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं मेरे दोस्त, विषम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो मेरे दोस्त, उसको कहेंगे विषम संख्या। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में आपको समझाने का हम अगर प्रयास करें तो विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, तो 2 से जो भाग नहीं लगता है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर भी एक में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 में तो भाग लगेगा नहीं, 5 में तो भाग लगेगा नहीं, 2 ऐड करते चलिए, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, ऐसे ही अनंत तक जा सकता है। वहां पर भी सम संख्या में भी आपको याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? तो अनंत होता है। मिस्टेक से हम वहां पर छोड़ दिए वो चीज बताना आपको, लेकिन आपको वो बात समझ करके रखना है। यहाँ पर भी सबसे छोटी विषम संख्या की अगर बात करें तो प्रश्न में आपको याद रखना है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या की अगर बात करें तो सबसे बड़ी विषम संख्या यहाँ पर भी अनंत होता है। तो प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अगर विषम संख्या की बात करें मेरे दोस्त, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। और सबसे बड़ी विषम संख्या की अगर बात करें, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या यहाँ पर अनंत होगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पर भी आपको कॉम्बिनेशन पूछ दिया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले एक और बात समझने का प्रयास कीजिए। आपको पूछा जाएगा कि प्रथम n तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो यह भी आपको याद करके रखना है स्टार पॉइंट में कि लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको याद रखना है n स्क्वायर। बस जो दिया गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म। यहीं पर आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। पूछेगा लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो क्या करना है? n स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि लगातार 20 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो डायरेक्ट 20 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए यहाँ पर कि लगातार 20 तक के विषम संख्या का योग, लगातार 20 तक के विषम संख्या का योग ज्ञात करें। यह प्रश्न जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो आपको क्या करना है? जो n का मान दिया है उसको लिखिए, डायरेक्ट आपको लिखना है सोल्व। अब देखिए आपके समक्ष n का मान कितना है? तो 20 है। फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट n स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर यानी 20 का वर्ग कितना होता है? तो 200 यहाँ पर 400 होता है, तो लिख देना है 400, यही हो जाएगा इसका आंसर। जैसे एक और प्रश्न आपको हम समझाने का प्रयास करें
जैसे आपको पूछा जाए कि लगातार 10 तक के विषम संख्या का योग ज्ञात करें। जैसे आपके सामने में प्रश्न है कि लगातार 10 तक के विषम संख्या का योग। अगर हम बात करें लगातार 10 तक के विषम संख्या का योग तो कैसे निकालिएगा। यहां पर भी आपके समक्ष जो है n का मान कितना दिया है मेरे दोस्त, तो n बराबर दिया है 10। बस क्या कीजिए आप n का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 10 का आपको स्क्वायर कर देना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 100। तो 100 जो है लगातार 10 तक के विषम संख्या का योग निकल करके आ चुका है। तो आपको विषम संख्या और सम संख्या से यही से प्रश्न पूछा जाता है, इससे बाहर मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नहीं रहेंगे। और धोखाधड़ी में आ गया वो अलग बात है, लेकिन मेरा प्रयास है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट संख्या के बारे में अब आपको हम बताने वाले हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, मैंने आपको सम संख्या के बारे में भी बता दिया और विषम संख्या के बारे में भी बता दिया। अब आपको समझ करके रखना है सबसे इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। अब आपको समझ के रखना है भाज्य संख्या। हेडिंग में लगाइए आप भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आपको हेडिंग में लगाना है अब भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर। इसको कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आपको अब जो है आपको समझना है भाज्य संख्या। तो देखिए, भाज्य संख्या को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी रहना चाहिए। देखिए, भाज्य संख्या जो है एक से छोटी संख्या हो ही नहीं सकता है। एक से छोटा संख्या भाज्य संख्या कभी भी नहीं होगा। जब भी भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या की हम बात करेंगे तो एक से बड़ी संख्या होना चाहिए, एक से छोटी संख्या नहीं होना चाहिए। यानी एक से बड़ी वह संख्या जो खुद और एक और खुद के अलावा जो है किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। यानी एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। यानी जैसे मान लीजिए, अगर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करें, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 5, तो 5 में और कौन कौन सा संख्या से भाग लग सकता है। तो सबसे पहले 1 से तो भाग लग सकता है, 9 तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग भी नहीं लगेगा, 4 से भी भाग नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से भाग लगेगा। तो 1 और 5 के अलावा 5 में और किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह भाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए कि लिख दिए हम 10, तो देखिए 10 में 1 से तो भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, लेकिन 5 से यहाँ पर लग जाएगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, लेकिन 10 से जो है लग जाएगा। देखिए, एक और खुद के अलावा जो है यह 2 और 5 से भी कट रहा है, 2 और 5 यानी कि अन्य संख्याएं से भी विभाजित हो रहा है, तो इन संख्या को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। यानी वैसा संख्या, यानी एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या मेरे दोस्त। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा इसका लिखिए। परिभाषा कैसे लिखना है, इस तरह से, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद आपको जैसे हम अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करें, तो जैसे में क्या क्या हो सकता है, एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। यही विद्यार्थी सब कंफ्यूजन में रहता है कि एक कैसा संख्या है। तो एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है।
यह आपको याद रखना है। तो दो जो है अभाज्य संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या दो होगा। भाज्य संख्या दो नहीं हो सकता है, सीधे सीधे तौर पर चार होगा। पांच भी नहीं होगा, छह हो सकता है, क्योंकि छह में दो से तो भाग लगता है, एक और छह के अलावा दो से भी लगता है, तीन से भी लगता है। चार हो सकता है, छह हो सकता है, सात नहीं होगा, आठ हो जाएगा, नौ भी हो सकता है, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर, 13 नहीं, 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, इसी प्रकार से अनंत तक हो जाएगा। तो प्रश्न आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो आपको बताना है चार। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर अनंत होता है, यानी कि इन्फिनाइट होता है। यह भी आपको याद रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा चार। अगर सबसे बड़ी भाज्य संख्या की मेरे दोस्त बात करें तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या यहाँ पर हो जाएगा अनंत। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा मेरे दोस्त, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा यहाँ पर चार, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। यह बात भी आपको समझ करके रखना है, अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर क्लास 10th में सब पढ़ना है, आगे जाकर के आप जनरल कंपटीशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, वहां पर भी आपको यह जो है साथ नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए कब तक इससे दूर होइएगा, इससे अच्छा है अब ये पढ़ ले। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो चार होगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, यानी कि अनंत होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भाज्य संख्या से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्या के बारे में। तो मेरे दोस्त हेडिंग में लगाइए आप अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखते हम आपको बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते थे, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, यानी खुद और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो। यानी मान लीजिए कोई एक ऐसा बड़ा योद्धा है जो खुद को जो है एक अपने माता पिता से डरा करके रखता है और खुद अपने आप से डरता है, बाद बाकी दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता है, वैसा ही थेथर आदमी है यहाँ पर अभाज्य संख्या, जो खुद के अलावा और अपने आप के अलावा एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी वही एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी कि विभाजित न हो। यहां पर क्या लिखेंगे, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। मेरे दोस्त अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करें तो जैसे यहाँ पर क्या आपको समझ करके रखना है, जैसे हम बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में, सबसे छोटी और बड़ी की बात तो बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल समझिए। अभाज्य संख्या क्या होगा, एक ना तो भाज्य संख्या होगा ना तो अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पर दो से शुरुआत हो सकता है, दो में जो है एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार नहीं होगा, पांच हो सकता है, छह नहीं होगा, सात होगा, नौ नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो सकता है, यहाँ पर 12 नहीं हो सकता है, 13 हो सकता है, ऐसे ही जाकर के अनंत तक जा सकता है। तो प्रश्न ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपको कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। पूछा जाएगा प्रश्न कैसे, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर हो जाएगा दो। तो आपको याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो दो हो जाएगा। अगर बात करें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की मेरे दोस्त,
तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पर हो जाएगा इनफिनाइट यानी कि अनंत। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पर अनंत। प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। तो देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF ज्ञात करें। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त मैंने आपको क्या बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है तो 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है तो 4। इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब देखिए HCF क्या होता है, आगे का जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है, तो HCF बराबर हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका LCM पूछ देता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगा 2 और भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या 4। इन दोनों का LCM लेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी इसका जो LCM बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो LCM 2 गुना में 2 बराबर निकल जाएगा 4। तो LCM हो जाएगा 4 और HCF हो जाएगा 2 मेरे दोस्त। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा तो 2। अगर LCM की बात करें तो LCM हो जाएगा यहाँ पर 4। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किए हैं कि आपको पूरे बेसिक टू एडवांस बताए, तो इससे बाहर आपको भाज्य और अभाज्य से प्रश्न नहीं बन सकता है। कॉम्बिनेशन एक के साथ हम लास्ट में आपको सब कुछ के बारे में बता देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट संख्या के बारे में आपको एकदम बेहतरीन स्टाइल में बताने वाले हैं। हाँ तो मेरे दोस्त भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बाद आपको समझ करके रखना है अभाज्य संख्या है। अब आपको समझना है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आखिरकार यह अभाज्य संख्या होता क्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे हम मेरे दोस्त, जिन दो संख्याओं का HCF जो है अगर 1 आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या है। यानी वैसा 2 अभाज्य संख्या है जिनका HCF कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। यानी जिन दो संख्याओं का, यानी कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF कितना हो, मात्र 1 हो। तो अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। परिभाषा की अगर बात करें, दो संख्याओं का ऐसा युग्म, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF 1 हो। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF कितना होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे दो अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं 5, दूसरा 7। अभी अगर इसका हम HCF की अगर बात करें मेरे दोस्त, जब 5 में 7 से HCF लगाइएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 2। जब 2 से फिर यहाँ पर 5 में लगाइएगा भाग, तो 2 दूना हो जाएगा 4, बच गया 1। अब 1 से 2 में लगाइएगा तो यहाँ पर कट करके कैंसिल हो जाएगा। तो HCF होता है किसी भी संख्या का अंतिम भाजक होता है। अंतिम भाजक यहाँ पर क्या है तो 1 है, यहाँ पर 1 हो गया इसका HCF। तो जिन दो संख्याओं का ऐसा युग्म होना चाहिए जिसका HCF 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है। अगर अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो और क्या हो सकता है, तो 11 और 13 भी क्या हो सकता है, तो अभाज्य संख्या हो सकता है। अगर हम आगे बात करें, अगर आगे क्या बात कर सकते हैं, तो 13 के बाद 17 हो सकता है। तो 17 और 19 की अगर बात करें, यह भी अभाज्य संख्या हो सकता है, इत्यादि अनंत तक ऐसा जा सकता है। तो वैसा संख्या जिन दो संख्याओं का युग्म, ऐसा दो संख्या का युग्म जिसका HCF कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको समझ करके रखना है वास्तविक संख्या के बारे में, जो आपके चैप्टर में दिया गया है। इसी वास्तविक संख्या तक पहुंचने के लिए आपको इतना समुद्र उछलना पड़ा है। तो अब हेडिंग में लगाइए आप लोग वास्तविक संख्या। अब मेरे दोस्त आपको हेडिंग में लगा लेना है वास्तविक संख्या। इसी वास्तविक संख्या को समझने के लिए, एकदम बेसिक से समझने के लिए इतना समुद्र हम अभी उछले हैं। अब आपको समझना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। अब देखिए, इस वास्तविक संख्या को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए जो है वास्तविक संख्या के टाइप के बारे में आपको सबसे पहले समझ लेना है। अब देखिए, वास्तविक संख्या जो है आपको समझ करके रखना है कि यह वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेरे दोस्त परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहला होता है परिमेय संख्या मेरे दोस्त और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब आपस में मिला दिया जाता है, यानी दोनों के सम्मिलित रूप को, तब कहा जाता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा परिमेय संख्या के बारे में और उसके बाद समझना होगा अपरिमेय संख्या के बारे में। और परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब मिला दीजिएगा तो वो बन जाएगा वास्तविक संख्या। तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना है परिमेय संख्या के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग में लगाइए परिमेय संख्या। परिमेय, आपको हेडिंग में लगाना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आपको हेडिंग में लगाना है परिमेय संख्या। आखिरकार परिमेय संख्या होता क्या है? देखिए, वे सभी संख्या जिसको हम p बटे q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सके उसी को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। इन वैसा संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सके उसको क्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखिए कि वैसा संख्या, यानी डायरेक्ट हम लिख देते हैं एकदम आसान भाषा में, जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके, डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसको क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहेंगे। मेरे दोस्त, वैसा संख्या जिसे p बटे q के रूप में क्या किया जा सके? तो व्यक्त किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है परिमेय संख्या में? तो परिमेय संख्या में जिसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए, 4 अगर सिंगल में है तो बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तो यह भी हो गया परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए कहीं पर 2/3 लिखा है, यह भी क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब देखिए, कहीं पर 0.5 लिखा है, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम भिन्न के रूप में दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में 10 हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर 1.5 इसके ऊपर में रेकरिंग लगा है, तो रेकरिंग वाला संख्या को भी हम p बाई q के रूप में लिख लेते हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए, तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जिसको हम p बाई q के रूप में लिख सके उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी यह सभी के सभी जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको समझ करके रखना है अपरिमेय संख्या। अब आपको समझना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब समझिए मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या होता क्या है? अब अपरिमेय संख्या में क्या आपको समझना है कि वैसा संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सके उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में लिखेंगे यहां पर कि वैसा संख्या जिसे p बटे q के